चलो, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर होगा ये, तो ये इंट्रोडक्शन होगा और यहाँ पर हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसके पहले हमने पढ़ रखा था, और या फिर इसके पहले जो कुछ हमारा नॉलेज था उसके बारे में वो एक बार समझ लेते हैं। और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर नाम में तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे मैग्नेट भी इन्वॉल्व है और साथ में करंट भी है, जबकि हमने प्रीवियस क्लास या लोअर क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिज्म एक अपना एक अलग फील्ड होता है और करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फील्ड होता है। ये ऐसा लेसन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट और मैग्नेटिज्म को एक साथ लाया गया। ऐसा क्यों किया है वो समझने से पहले कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखा है उसके बारे में समझ लो। सबसे पहली बात करते हैं कि इसके पहले हमने जब भी फोर्सेस की बात की, नेचर में जो कुछ फोर्सेस हमने एक्सपीरियंस किया है उसकी जब हमने बात की, हमने क्या क्या नोटिस किया है। हमने देखा है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसे वो अट्रैक्ट कर सकता है। ये हमने देखा है। जैसे ये मार्कर, अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो ये नीचे जाएगा, तो इसे कौन पुल कर रहा है? अर्थ पुल कर रहा है। तो अर्थ के पास मास है, इस मार्कर के पास भी मास है, तो दोनों में मास है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखो, हमने ये चीज़ देखा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास भी मास है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगेगा। जो हैवियर ऑब्जेक्ट है, जिसका मास ज़्यादा है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसमें मास है उसको अपने पास खींचेगा। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट जिस कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो है मास। तो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में लोअर क्लासेस में ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है। वहाँ पर हमने बोला कि दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करते हैं। जिसके पास मास है, मास ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, और वो क्या कर सकता है? वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर सकता है। जो मास अपने आसपास जो फील्ड क्रिएट करता है उसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये मास अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, ये भी अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करता है। मास जब अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करता है, हमने उसको नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मास अपने अराउंड जो फील्ड क्रिएट करता है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या ज़रूरी था ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करने के लिए? मास होना ज़रूरी है। जिसके पास मास है वो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, ऐसा न्यूटन का भी कहना है, और हमने इसके बारे में डिटेल में ग्रेविटेशन में पढ़ा है। बट फिलहाल तुम्हें ये बात याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कब क्रिएट होता है? जब एक ऑब्जेक्ट के पास मास हो। मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है? मास होना ज़रूरी है। तो जिसके पास मास हो वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड कर क्या सकता है? वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको अपने पास पुल कर सकता है। रिपेल नहीं करता, अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे अर्थ के पास मास है और अर्थ के आसपास जितने ऑब्जेक्ट है, अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है, सब में मास है। तो तो अर्थ ये सारे ऑब्जेक्ट को अपने पास पुल करता है। इसीलिए हम अर्थ के ऊपर रुके हुए हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हमारे पास मास है, अर्थ के पास भी मास है। तो अर्थ अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। हम भी हमारे अराउंड, अगर हमारे पास मास है तो हम भी अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो अर्थ जिसका मास ज़्यादा हैवी है, देखो दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स सेम है। ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को ऊपर खींच रहा है और अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है।
जिसके पास मास है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट जो हैवी है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, वो मूव नहीं करता है। जो लाइटर इन वेट है वो मूव करता है। इसलिए अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, अर्थ उनको अपनी तरफ पुल करता है। तो याद रखना, हम यहाँ पर 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जिसके पास मास होता है वो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। सेकेंड, कौन क्रिएट कर सकता है? जिसके पास मास हो। प्रॉपर्टी क्या है? मास होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, ग्रेविटेशनल फील्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को, वो रिपेल नहीं करता है। तो तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। हमारा जो लेसन है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नहीं है, हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट इनका कॉम्बिनेशन देखने वाले क्या होने वाला है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हमारा नॉलेज क्या था, इसके पहले हम क्या सोचते थे, क्या डेवलपमेंट हुआ था साइंस में। तो ये एक चीज़ था जो न्यूटन ने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया, और इस पर अपने आप में एक लेसन है ग्रेविटेशन, जहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये तो बात रही ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। बेसिक चीज़ जो तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड में अगर कोई और मास आ जाए तो वो अपनी तरफ से क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल नहीं करता। ठीक है, ये था ग्रेविटेशन और उसकी फील्ड के बारे में बेसिक जो हमने पढ़ा है। दूसरी चीज़ हमने क्या नोटिस की वो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी था? मास। अगर किसी के पास चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते? 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब मैं जिस कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ वो है चार्ज। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास था वो कैरेक्टरिस्टिक था मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या हो? चार्ज हो, चार्ज, तो हमने नोटिस किया है वो अपने आसपास भी फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। जैसे ऑब्जेक्ट के पास जब मास था वो अपने अराउंड जो फील्ड क्रिएट कर रहा था उसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड बोला। उसी तरह से एक चार्ज अपने आसपास, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है तो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। और चार्ज जब ये फील्ड क्रिएट करता है उस फील्ड को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसमें मास है अगर वो एंटर हो जाए तो उसे वो अट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जब अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने आसपास जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एंटर हो जाए तो हमने ये चीज़ नोटिस किया कि अगर सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस मतलब दोनों भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, एक दूसरे को अवे पुश करते ही है। अगर दोनों अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इससे क्या समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कि कोई मास अगर उसके फील्ड में एंटर हो तो उनको अपने तरफ सिर्फ वो अट्रैक्ट करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने दोनों चीज़ नोटिस की कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो दो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर सेम चार्ज आ गया उस फील्ड में तो उसे रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज अगर आया तो उसे वो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज में नई चीज़ जो थी वो था कि ये अट्रैक्शन भी शो करता है एंड रिपल्शन भी शो करता है। अट्रैक्शन भी शो करता है, रिपल्शन भी शो करता है, जो कि हमने ग्रेविटेशन में रिपल्शन नहीं देखा था, ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन देखा था। चलो, 3 चीज़ें, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है? मास होना चाहिए। अगर मास है तो क्या क्रिएट करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी दूसरा मास आ गया तो उसे वो अट्रैक्ट करेगा। ये 3 चीज़ें ग्रेविटेशन को लेकर। फिर
अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर चार्ज है तो वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई और चार्ज आ गया तो अगर सेम चार्ज आया तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज आया तो अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ हमने नोटिस किया। उसके बाद तीसरा ब्रांच बना, वो था मैग्नेटिज्म का। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया। ये अपने आप में अलग लेसन है। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन के बारे में हम ग्रेविटेशन लेसन में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में हम डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेट और चार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन। हम उस पर आने वाले, बट ये बेसिक पहले समझ लो। फिर हमने नेचर में देखा मैग्नेट्स मिलने लगे हमें। बोला क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयन की चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा था। फिर से, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयन की चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा था। आयन के, मैग्नेट के हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा? हमने देखा, अगर एक समझो एक बार मैग्नेट है यहाँ पर, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, एक बार मैग्नेट है यहाँ पर। इस बार मैग्नेट को के पास अगर किसी भी आयन का पीस लेकर आओ, किसी भी आयन का पीस अगर इसके पास लेकर आओ मैं, तो ये आयन के पीस को ये मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है उसको अपनी तरफ, पुल करता है अपनी तरफ। ये चीज़ हमने नोटिस किया है। तो एक बात समझ में आया हमें कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पास भी प्रॉपर्टी है अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करने का। मैग्नेट के पास भी अपने आसपास प्रॉपर्टी है, अपने पास प्रॉपर्टी अपने आसपास क्या क्रिएट करने का? फील्ड क्रिएट करने का। जब मैग्नेट अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करता है तो हमने बोला, उस फील्ड को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये क्यों क्रिएट करता है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स भी चार्ज ही है। एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस का डिपोजिशन है, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्जेस का डिपोजिशन है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक नया फील्ड के बारे में हमें समझ में आया जो आयन के मटेरियल को अपने पास पुल कर सकता है, आयन के मटेरियल को। दूसरी चीज़ क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है कि रिपल्सिव फोर्स लगाता है? हमें पता है, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड में जो दूसरा मैग्नेट अगर एंटर हो जाए, इस फील्ड में ये मैग्नेट है वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस फील्ड में अगर दूसरा मैग्नेट एंटर हो जाए और उस मैग्नेट का नॉर्थ और इस मैग्नेट का नॉर्थ सामने सामने हो, सेम पोल्स अगर सामने सामने हो तो उनमें रिपल्शन देखा गया है, और अपोजिट पोल्स नॉर्थ और साउथ सामने हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन देखने हमें मिला है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी दोनों चीज़ हमें देखने मिलती है कि वो रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। रिपेल तब करेगा जब सेम पोल सामने सामने हो, और अट्रैक्ट तब करेगा जब अपोजिट पोल सामने हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी हमने देखा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है एंड रिपल्सिव भी लगाता है। तो मैग्नेट जब अपने आसपास जो फील्ड क्रिएट करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को हमको थोड़ा और डिस्कस करना है, ताकि क्योंकि ये लेसन के अंदर मैग्नेट ये टर्म आ रहा है तो हमको इसके बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ना है। बट अगर मैं बेसिक डिफरेंस ये तीनों के बारे में पूछूं तो याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड कौन क्रिएट करता है? हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, अगर मास है तो क्या क्रिएट करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। तीसरी चीज़, उस फील्ड में अगर कोई और मास एंटर हुआ तो उसको अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। जो हैवी मास होता है वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो लाइटर मास होता है वो मूव करेगा उसकी तरफ। दूसरा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो वो अपने आसपास जो फील्ड क्रिएट करेगा उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज अगर एंटर हो जाए तो दो चीज़ें पॉसिबल है कि सेम चार्ज है तो रिपेल और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। उसके बाद हमने नेचर में एक नया मटेरियल देखा, वो है मैग्नेट क्या करता था? आयन की चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रहा था। फिर हमने बोला कि मैग्नेट भी अपने आसपास कोई फील्ड क्रिएट कर रहा है जिससे सामने से आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
फिर हमने बोला इसका मतलब मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट कर रहा है हमको उसको भी नाम देना पड़ा, और उसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर सकता है क्या, अट्रैक्शन और रिपल्शन का, तो आंसर है हाँ। अगर सेम मैग्नेट या सेम पोल सामने सामने आ जाए तो रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल्स होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और मैग्नेट के बारे में। तो तीन फील्ड, तीन अलग लेसन। ग्रेविटेशन अलग लेसन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अलग लेसन जहाँ पर हम चार्ज को डिस्कस करते हैं, और मैग्नेटिज्म में हम ये मैग्नेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इसको हम ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम कुछ और चीज़ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। हम मैग्नेटिज्म और चार्ज के बीच का रिलेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। बट वो स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा फील्ड कब क्रिएट होता है और उसमें क्या करने की ताकत है, मतलब कौन सा फोर्स लगाने की ताकत है। ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्टिव फोर्स लगाने की ताकत है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाने की ताकत है। मैग्नेटिक फील्ड में भी अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स लगाने की ताकत है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से लिख लो इसको। तो हमने तीन तरह की फील्ड अब देख लिए। अब हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में और थोड़ी बहुत और बातें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ये लेसन का पार्ट है वो। तो कुछ चीज़ें ये नया नहीं है, ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है ठीक से देखो। सबसे पहली चीज़ जो तुमने पढ़ रखा है वो क्या है कि मैग्नेट को अगर तुमने फ्रीली सस्पेंड किया, अगर मैग्नेट को तुमने फ्रीली सस्पेंड किया, मतलब एक बार मैग्नेट है, एक एंड पे नॉर्थ पोल है और दूसरे एंड पे साउथ पोल है। अगर तुमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया, एक स्ट्रिंग से तुमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अगर तुमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो बार मैग्नेट होता है थोड़ी देर मूव करेगा और कुछ वक्त के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब ये हमेशा जो बार मैग्नेट होता है ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब क्या कि अर्थ वो जो डायरेक्शन दिखाएगा, मतलब एक तरफ नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाएगा और एक तरफ साउथ का डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब जब भी तुम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो कुछ देर के लिए मूव करेगा और उसके बाद वो रुक जाएगा, और उसका नॉर्थ एक डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ दूसरे डायरेक्शन में फेस करेगा, और तुम किसी भी एंगल से इसे घुमा लो वो उसी डायरेक्शन में आके रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब ये एक डायरेक्शनल फोर्स है, ये एक डायरेक्शनल फोर्स है। और हमें पता है कि हमने इसी के बेसिस पर हमने बोल दिया कि जिस तरफ नॉर्थ फेस करता है हमने बोल दिया वो हमारा, वहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, और जिस तरफ साउथ फेस करता है वहाँ पर हमारा साउथ पोल है। बट हमने मैग्नेटिज्म लेसन में डिटेल में पढ़ा है कि क्या सच में अर्थ का उधर नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। उसके लिए तुम्हें मैग्नेटिज्म का जो लेक्चर है मेरे उसे देखना पड़ेगा। बट फिलहाल जो बेसिक हमने पढ़ा है कि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसके पास, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसके पास। मतलब इसे फ्रीली अगर तुम सस्पेंड करोगे तो कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा और खुद को अलाइन करेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो हमको पता चला कि एक तरफ ये नॉर्थ की तरफ फेस करता है और दूसरा साउथ की तरफ फेस करता है। तो इसी बार मैग्नेट के मदद से हमने मैग्नेटिक कंपास बनाया, जो मैग्नेटिक नीडल बनाया, जो हमें डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है। तो इसी मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने क्या बनाया, कंपास बनाया, जिसको हमने मैग्नेटिक नीडल होता है उसके अंदर, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल होता है। ये मैग्नेटिक नीडल करता क्या है, इसके एक एंड पे नॉर्थ पोल एक एंड पे साउथ होता है। ये मैग्नेटिक नीडल करता क्या है, सेम चीज़। अगर इस मैग्नेटिक कंपास को तुमने अगर फ्रीली सस्पेंड किया तो वो भी बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये भी, इसके पास भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो ये भी फ्रीली मूव करेगा और कुछ वक्त के बाद रुक जाएगा। कुछ वक्त के बाद रुक जाएगा मतलब क्या, उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा एंड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। और ये कंपास, ये मैग्नेटिक नीडल को
हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हमें कहीं पर जाना है तो हम इस कंपास को यूज़ करते हैं कि ये जानने के लिए कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो बस उस नीडल को हमको पकड़ना है, वो कुछ देर के बाद रेस्ट पे आएगा और जहाँ पर नॉर्थ फेस करेगा या पॉइंट करेगा हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन, इस तरफ नॉर्थ है, ये हमें पता चल जाता है। तो हमने बार मैग्नेट जैसे ही पता चला कि कुछ देर के बाद रुक कर नॉर्थ और साउथ बताता है, तो इसी के हेल्प से, इसी के मदद से हमने मैग्नेटिक नीडल बनाया और हम इसको यूज़ करने लगे डायरेक्शन जानने के लिए कि किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है। अब हम बात करते हैं इस मैग्नेटिक नीडल के बारे में। बात को अच्छे से समझो, ये मैग्नेटिक नीडल है, इस कंपास में क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या, इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके पास एक एंड पे नॉर्थ है, एक एंड पे साउथ है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस कंपास के पास अगर मैं कोई मैग्नेट लेकर आऊँ और यहाँ पर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इस नीडल के पास, इस मैग्नेटिक नीडल के पास अगर मैं कोई बार मैग्नेट लेकर आऊँ और इसके इस एंड पे नॉर्थ पोल है, तो हमने क्या नोटिस किया है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसका ये जो साउथ पोल है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये जो नीडल है ये इस तरह से घूम जाएगा, मतलब साउथ पोल इधर आएगा और नॉर्थ पोल इस तरफ मूव हो जाएगा। तो साउथ पोल इस नॉर्थ को अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब तो ये देखो, ये जो नीडल का जो साउथ पोल था ये बार मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब कुछ देर के बाद ये मैग्नेट इस तरह से हो जाएगा, जहाँ पर साउथ पोल नीचे होगा और नॉर्थ पोल ऊपर होगा। तो क्या नोटिस किया हमने कि मैग्नेटिक कंपास या नीडल करता क्या है, अगर उसके पास में कोई मैग्नेट लेकर आओ, कोई मैग्नेट लेकर आओ, तो उस नीडल का साउथ पोल उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर जब अट्रैक्ट होगा तो इस तरह से वो मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ से तुम्हारा लेसन स्टार्ट होता है। बात को अच्छे से समझो। मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल या कंपास करता क्या है, अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, मैग्नेट क्रिएट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आसपास कहीं पर मैग्नेट है, तो करता क्या है, नीडल मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है, किस डायरेक्शन में, उस मैग्नेट के नॉर्थ के तरफ इस नीडल का साउथ अट्रैक्ट हो जाता है, साउथ अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल कब मूव करेगा, अगर आसपास कोई मैग्नेट हो। तो अगर ये मैग्नेटिक नीडल है और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नीडल तो ऐसा रुका था, पर जैसे अगर मैंने ये मैग्नेट को पास लेकर आओ तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये साउथ इस नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा मतलब मैग्नेटिक नीडल को अगर तुम्हें मूव करवाना है, मैग्नेटिक नीडल को या कंपास को अगर मूव करवाना है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी है, या फिर वहाँ पर मैग्नेट होना ज़रूरी है। या फिर एक दूसरा तरीका हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, ये जानने के लिए हम इस कंपास को यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से समझो, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग होगा और लेसन के बारे में डिटेल में बात समझ में आएगी। मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करता है, अगर उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेट है। मतलब नीडल हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा अगर उसके आसपास कोई मैग्नेट आ जाए तो। नीडल, ये कंपास जो है, जो डायरेक्शन दिखाता है, वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा अगर उसके पास कोई मैग्नेट आ जाए तो। मतलब हम किसी भी मटेरियल को चेक कर सकते हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं है बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। कैसे, समझो, ये नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, मैंने इस मटेरियल को लेकर आया, मैं इधर ये मटेरियल को लाके यहाँ पे रख दिया और हमने क्या देखा, ये नीडल ऐसा मूव हो गया, तो ये नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो हमने क्या बोला, ये डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, कब मूव करता है, जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। और मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, मैग्नेट। इसका मतलब अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है।
और ये मटेरियल को लेकर आने के वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल मेरा मैग्नेट है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमको चेक करना था ये मटेरियल मैग्नेट है या नहीं। हम क्या करते हैं, एक नीडल, ये कंपास के पास इस मटेरियल को लेकर आएंगे। अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट किया, हमने पढ़ रखा ये डिफ्लेक्ट कब करता है, जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो तो ही डिफ्लेक्ट करता है ये। अगर ये डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट हुआ, जब ये मटेरियल में लेकर आया इसके पास। और मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट क्रिएट करता है। इसका मतलब हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो मटेरियल जिसको मैं नीडल के पास लेकर आया, ये एक मैग्नेट है। सिमिलरली एक मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आऊँ नीडल के पास, और लेकर आके उसके पास रखा मैंने, और ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं किया। नीडल डिफ्लेक्ट कब करता है, जब उसके आसपास मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। हमने देखा एक मटेरियल हम इस नीडल के पास लेकर आए, बट ये डिफ्लेक्ट नहीं किया, मूव नहीं किया। अगर ये मूव नहीं कर रहा है मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब जिस मटेरियल को हम इसके पास लेकर आए थे वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब वो मटेरियल मैग्नेट नहीं है। मतलब नीडल, ये कंपास जो हमने बनाया है, ये नीडल हम यूज़ कर रहे हैं ये जानने के लिए कौन सा मटेरियल मैग्नेट है और कौन सा नहीं है। तो काफ़ी आसान हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हम कर रहे हैं एंड में, हम मैग्नेटिक नीडल को यूज़ करके डिटेक्ट कर रहे हैं कि आसपास कोई मैग्नेट है या नहीं है। तो कोई भी मटेरियल तुम्हें अगर चेक करना है कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है या वो मटेरियल मैग्नेट है या नहीं, तुमको बस उस मटेरियल को उस नीडल के पास लेकर आना है। अगर नीडल डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब तुमने जो मटेरियल लेकर आए वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब वो मटेरियल मैग्नेट है। अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं किया मतलब ये जो मटेरियल तुम लेकर आए वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है, वो मटेरियल मैग्नेट नहीं है। तो कौन सा मटेरियल मैग्नेट है कौन सा नहीं है, उसको जानने का सिंपल सा तरीका है, उसको बस इस नीडल के पास लेकर आओ और नीडल का बिहेवियर देखो। तो नीडल डिफ्लेक्ट किया तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं किया तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सिंपल सी बात थी। और यही चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में काम आया बाद में। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक से समझो। अब यहाँ पर हम दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाले, और तुमको लेसन का जो नाम है वो नाम ऐसा क्यों है तुम्हें समझ में आएगा। तो ठीक से देखना क्या हो रहा है। हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, इस सर्किट में हमने करंट फ्लो किया। ये की है तुम्हारा सर्किट का, और जैसे की को तुमने क्लोज किया या बंद किया, ऑन किया सर्किट को, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो हो रहा। अब समझो इसको अच्छे से। ये एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो हो रहा। क्यों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, और मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, ये हमने पढ़ रखा है। अगर मैं तुम्हें पूछूं इस सर्किट का नेट चार्ज कितना है, इस वायर का नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, टोटल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का नेट, नेट का मतलब मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमें पता है इस वायर के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक वायर एक एटम से बना होता है और एटम न्यूट्रल होता है। एक एटम के पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस वायर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, ज़ीरो। इसका नेट चार्ज कितना होगा, ज़ीरो। ये पहली चीज़। तो जब करंट फ्लो होता है किसी वायर के अंदर, एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि उस वायर का अगर किसी ने तुमको नेट चार्ज पूछा तो नेट चार्ज ज़ीरो है। नेट चार्ज ज़ीरो क्यों है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। हमने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव को कम नहीं किया, हमने सिर्फ एक सेल कनेक्ट किया है उधर। अगर सिर्फ सेल कनेक्ट कर रहे हो तो तुमने चार्जेस को थोड़ी कम किया या ज़्यादा किया। उसके वायर के अंदर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव पहले से ही थे, तो जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम थे, तो नेट चार्ज कितना है उसका, ज़ीरो।
ये पहली चीज़। तो करंट के फ्लो होने के लिए एक बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पर नेट चार्ज की ज़रूरत नहीं है। नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा, करंट फ्लो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या नोटिस किया कि एक सर्किट से करंट फ्लो हो रहा था, समझो बात को, सर्किट से करंट फ्लो हो रहा था। हमने क्या किया, बाहर एक चार्ज लेकर आए, समझो यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज क्यू, इस चार्ज को इस सर्किट के पास से मूव करवाया। हमने इस चार्ज को वेलोसिटी दी, हमने इस चार्ज को वेलोसिटी दी और इस चार्ज को मूव करवाया। अगर उसके पास वेलोसिटी है तो चार्ज मूव करेगा। वो जो मूव कर रहा था इस सर्किट के पास से, कुछ देर के बाद हमने देखा कि ये जो चार्ज था उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, कि जो चार्ज को हमने सामने वाली वेलोसिटी दी थी। इनर्शिया क्या कहता है, बॉडी इन मोशन, डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। बट हमने क्या नोटिस किया कि जब इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा था उसी वक्त हमने एक चार्ज को इधर मूव करवाया विथ वेलोसिटी v। वो मूव करते करते अचानक यहाँ पर जाके समझो टर्न मार रहा है। क्या कर रहा है, टर्न। अब ये टर्न करना, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर किसी ने तो फोर्स लगाया, इसके ऊपर। जैसे तुम गाड़ी लेकर सीधा जा रहे हो, अपने आप गाड़ी टर्न नहीं मारेगी जब तक तुम फोर्स लगाकर उसको टर्न नहीं करते हो। तो बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन इन दैट डायरेक्शन until an external force is applied on it। मतलब जिस चार्ज को हमने सीधा भेजा था, हमने देखा कि वो टर्न कर रहा है। टर्न करने का मतलब क्या है, इसने क्या एक्सपीरियंस क्या किया, इधर फोर्स एक्सपीरियंस किया इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है। हमने बोला फोर्स कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है कोई चार्ज, तो हमें क्या लगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आया, सेम चार्ज आया तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज आया तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो किसी चार्ज, अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और वो हमने अभी जस्ट पढ़ा है ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में कि चार्ज भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। बट जब हमने इस चार्ज को घूमते हुए देखा तो हमने बोला अगर चार्ज घुमा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कब होगा, जब उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, शायद इसके चार्जेस के वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। बट मैंने क्या बोला, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज ज़ीरो है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर वो कैंसिल कर रहे हैं मतलब ये जो वायर है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये चार्ज टर्न कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये नई बात थी। हमने क्या पढ़ा था, एक चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब एक दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ गया तो उसको अपनी तरफ पुल भी कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। तो हमें वही लगा कि ये चार्ज अगर घूम गया तो इस चार्ज पे किसी ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा। बट हम सर्किट के पास जब देख रहे हैं कि सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने अराउंड, तो हमने बोला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। बट यहाँ पर जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। मतलब ये वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं कर रहा है। नई चीज़, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए किसने इस चार्ज का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया। अब ये सोचने वाली बात थी, उसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट में और चीज़ें नोटिस की। वो क्या, हमने इस चार्ज को वेलोसिटी दिया था v। उसके बाद हमने क्या किया, इस चार्ज को सिर्फ यहाँ पर रख दिया, मतलब इसका वेलोसिटी ज़ीरो कर दिया, मूव नहीं कर रहा है। पहले चार्ज को वेलोसिटी दी तो वो घूम गया। यहाँ पर हमने उसी चार्ज को फिर रेस्ट पे रखा, मतलब उसके पास वेलोसिटी नहीं है।
जब वेलोसिटी नहीं थी तब हमने नोटिस किया ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, मतलब उस पर किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं। यहाँ पर हमने उसे वेलोसिटी दी थी, हमने वेलोसिटी दी थी सीधे जाने के लिए, बट वो टर्न कर दिया। टर्न किया तो हमने सोचा किसी ने तो उस पर फोर्स लगाया, फिर हमको लगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं क्रिएट हो रहा है इधर, तो फिर किसने लगाया? ये पहली चीज़ जो जिसका क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। दूसरी चीज़, जब इसी चार्ज को हमने जब कोई वेलोसिटी नहीं दी तो हमने ऐसे ही रखा रेस्ट पर, तो हमने देखा फिर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्या, तो हमने नोटिस किया कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। फिर हमने बोला ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ अच्छे से समझो, कब कब हमें ये चीज़ देखने मिलती है। देखो हमने, अच्छा ये चार्ज को हमने मूव किया, इसने टर्न किया, इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसी चार्ज को जब हमने रेस्ट पे रखा तो डज नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, ये भी चीज़ नोटिस की। और क्या क्या चीज़ें हमने नोटिस की, फिर हमने क्या किया, ये जो सर्किट है वो सर्किट के को ऑफ कर दिया हमने, मतलब उसके अंदर का जो करंट का जो फ्लो है उसे बंद कर दिया। जैसे सर्किट ऑफ कर दिया हमने, सर्किट ऑफ कर दिया मतलब करंट का फ्लो बंद कर दिया, तब ये जो चार्ज जो डायरेक्शन चेंज कर रहा था उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वो सीधा चला गया, उसने भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर से कह रहा हूँ मैं, फोर्स कब एक्सपीरियंस किया उसने? जब करंट है, तो जब करंट था इसके अंदर तब ये मूविंग चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, बट रेस्ट वाले चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरी चीज़, मूविंग चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस कब नहीं किया? जब सर्किट में करंट नहीं था। मतलब समझो, मैं सबको एक साथ लिखता हूँ, अगर करंट है तो एक मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहला क्या होना चाहिए? सर्किट में करंट होना चाहिए। अगर करंट है तो मूविंग चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और स्टेशनरी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। पहला कंडीशन क्या है? सर्किट में करंट हो, करंट है, उसके बाद अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर रेस्ट पे है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। मतलब जो जड़ है फोर्स एक्सपीरियंस का वो है करंट। अगर करंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट है तो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट कौन सा चार्ज? मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रेस्ट वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ये हमें समझ में आ रही बात है यहाँ पर। अगर करंट नहीं है तो ना मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ना ही स्टेशनरी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो करंट है तो ही मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, स्टेशनरी चार्ज तो कोई भी सिचुएशन में एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है इधर। तो करंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना है। करंट है तो मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो स्टेशनरी चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। फिर हमने सोचा कि ये मूविंग चार्ज, अगर करंट है और मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो हमने बोला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इस वायर का नेट चार्ज 0 है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये हाईलाइट है, याद रखना। करंट है तो हमने क्या नोटिस किया? एक मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है और एक स्टेशनरी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक है, करंट है, मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है चार्ज? जब उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बट हमने क्या देखा? इस वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर रहा है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसके, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये 4 चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं किया तो कौन है जिसने इसके ऊपर फोर्स लगाया? क्योंकि ग्रेविटेशन में हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स
होता है फोर्स लगाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स लगाने के लिए, मैग्नेटिज्म में हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है जो फोर्स लगाता है। बट ये चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कौन लगा रहा है इस मूविंग चार्ज पे फोर्स, ये क्वेश्चन है। मतलब इतना तो क्लियर है कि करंट कुछ तो कर रहा है, क्योंकि जब तक करंट है तब तक ही इस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है। अगर करंट बंद कर दूँ तो मूविंग चार्ज पे भी फोर्स नहीं लग रहा। मतलब करंट कुछ तो कोई ना कोई एक फील्ड क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, जिससे इस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगे। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि उसके पास कौन सा फील्ड नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब क्वेश्चन था क्या उसके पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। फिर हमने सोचा मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पास होता है, यहाँ पर तो मैग्नेट नहीं है, तो क्या करें। तो हमने सोचा चलो चेक करते हैं क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो हमने क्या किया, जैसे थोड़ी देर पहले तुमको बताया, किसी भी मटेरियल को मैग्नेट है या नहीं है वो जानने के लिए हम क्या करते थे, मैग्नेटिक नीडल को लेकर आते थे और उस मटेरियल को लेकर आते थे। उस मटेरियल के प्रेजेंस में अगर नीडल डिफ्लेक्ट किया, मूव किया, तो वो मटेरियल मेरा मैग्नेट है। अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं किया तो ये मटेरियल मैग्नेट नहीं है, मतलब ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, हमें चेक करना है क्या ये वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जब करंट फ्लो हो रहा है तब। क्योंकि हमको एक बात तो जाननी थी कि कौन फोर्स लगा रहा है उस चार्ज पर, क्योंकि फील्ड फोर्स लगाता है, ना ग्रेविटेशनल फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको अभी एक ही चीज़, जो तीसरी चीज़ जो चेक करनी थी वो था मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, बट कैसे चेक करें कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है कि नहीं, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो हमें पता था, हमने नीडल बना के रखा है, अगर वो डिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब इस मटेरियल के पास मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो नहीं। तो इतना सिंपल हो गया चीज़। तो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड तो आउट ऑफ पिक्चर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे डिपेंड करता है और ये चार्जेस के पास नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल मास है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि नेट चार्ज जीरो है। तीसरा जो हमें चेक करना है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए हमें ज़रूरत थी कंपस की, नीडल की। अब सुनो, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट, ये चारों पॉइंट, ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। अब तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड है क्या नहीं, अभी वो हमें चेक करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है क्या नहीं ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर हमारा नीडल लेकर आए, कंपस लेकर आए। कंपस के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, नीडल है, ये क्या है, एक नीडल है। हमने क्या किया, करंट ऑन किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट किया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ हमने देखा ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक नीडल मूव करने लगा। और हमने पहले ही बोला था अगर मैग्नेटिक नीडल मूव कर रहा है किसी और मटेरियल के प्रेजेंस में तो वो मटेरियल मेरा मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की ताकत रखता है। तो सिंस मैग्नेटिक नीडल इधर मूव कर रहा है ये कंडक्टर के पास में, इसका मतलब ये कंडक्टर के पास पोटेंशियल है क्या क्रिएट करने की, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की। तो हमको ये बात पता चल गया कि करंट जब फ्लो हो रहा था तो ना ग्रेविटेशनल फील्ड था ना इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट इस वायर ने अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। और ये चेक किया, एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसको हम ओयस्टर्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओयस्टर ने इस चीज़ को, ओयस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि कौन सा फील्ड है इसके अराउंड जो ये मूविंग चार्ज को घुमा रहा था, कौन सा फील्ड है जो उस पर फोर्स लगा रहा था। तो सिंस नीडल ने डिफ्लेक्ट किया तो हमने बोला कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमने क्या किया, हमने सर्किट का स्विच बंद कर दिया, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे करंट फ्लो नहीं हुआ इसने डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया, इसने मूव करना बंद किया। मतलब क्या है कि सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखने से वो डिफ्लेक्ट नहीं करता है,
कंडक्टर में से करंट फ्लो होना ज़रूरी है। मतलब जब करंट फ्लो होगा, चार्जेस जब मूव करेंगे तभी ये डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका मतलब जब चार्जेस मूव करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जब भी तुमने स्विच ऑन किया तभी चार्जेस मूव हो रहे, और जब चार्ज मूव हुआ तभी ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस सर्किट के अंदर से जब चार्ज मूव हो रहा था तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? आंसर है हाँ, अगर वो चार्ज मूव कर रहे हो तो, इस कंडक्टर के अंदर के चार्ज मूव कर रहे हो तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई क्या, कि मूविंग चार्ज, सिर्फ चार्ज नहीं कहना, मूविंग चार्ज क्या क्रिएट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या क्रिएट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इस चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लगा, ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था। तो नीडल ने बता दिया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर में जब चार्ज मूव होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा था। फिर हमने बोला कि चार्ज का मूव होना ज़रूरी है क्या, तो आंसर है हाँ। अगर सर्किट में से चार्ज मूव हुआ तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता हुआ देखा है, तभी नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। जब सर्किट का करंट तुमने ऑफ किया तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज का मूव होना भी ज़रूरी है। अब बात को समझो, जब हमने सर्किट को ऑन किया तो इसके अंदर चार्ज मूव हो रहे थे, और हमने जो चार्ज यहाँ पर दिया है वो भी चार्ज मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या, सर्किट के अंदर भी मूविंग चार्जेस है, और हमने जो चार्ज दिया था वो भी एक मूविंग चार्ज था। और जब भी चार्ज मूव करेगा वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर के अंदर भी चार्ज मूव हो रहा था जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और ये जो चार्ज हमने बाहर मूव करवाया वो भी मूविंग चार्ज है, तो उसने भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसा एज्यूम करो कि दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, एक का एंड नॉर्थ है, एक का एंड साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन हो गया। फिर से कौन क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड? चार्ज नहीं, मूविंग चार्ज। चार्ज मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो जैसे तूने सर्किट ऑन किया इसमें चार्ज मूव हो रहे थे, मूविंग चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, और हमने जो चार्ज एक्सटर्नली बाहर छोड़ा था वो भी मूविंग चार्ज ही था, तो उसने भी मैग्नेटिक मूविंग चार्ज, हमारा जो चार्ज है वो मूविंग चार्ज, और इसके अंदर भी था मूविंग चार्ज। तो दोनों मूविंग चार्ज ने क्या क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, तो जिसके वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सिव के फोर्सेस लग रहे थे। अब याद है ये चार्ज रेस्ट पे था, रेस्ट पर, और हमने क्या बोला, जो चार्ज रेस्ट पे था वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो हो रहा था, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। बट ये चार्ज रेस्ट पे था, जो रेस्ट पे होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। इसका मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, सिंस ये चार्ज रेस्ट पे था तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं कर रहा था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। बट ये रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था, इसलिए उसने किसी तरह का फील्ड क्रिएट नहीं किया, और फील्ड क्रिएट नहीं किया तो उसका फील्ड और इसके फील्ड के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। बट ये जो चार्ज था ये भी मूविंग चार्ज था, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सर्किट के अंदर भी मूविंग चार्ज था, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस अप्लाई हो गए, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव जो भी, बट फोर्स अप्लाई हुआ है। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें मूविंग चार्ज, चार्जेस मूव हो रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। इसके पहले हमने मैग्नेटिज्म को अलग से पढ़ा था, इसके पहले करंट को हमने अलग से पढ़ा था।
ये पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर करंट और मैग्नेटिज्म दोनों एक साथ आ गए। हमें पहले लगता था कि मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, अब पता चला करंट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। करंट के वजह से, मूविंग चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मूविंग चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। और वहीं से ये लेसन आया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोनों वर्ड आ गए, मैग्नेट भी आ गया, करंट भी आ गया। तो हमें जो पढ़ना है वही पढ़ना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट ने क्रिएट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ने, मूविंग चार्ज ने क्रिएट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या कर सकता है, वो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसके नाम को हमने समझने की कोशिश की, ये लेसन बनाने के पीछे का पर्पस समझने की कोशिश की। होप यहाँ तक बात क्लियर हो, और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू।